Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे तो उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं. सो गाइस, हमने जहाँ तक मुझे याद है कि हमने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक खत्म कर चुके हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ये टॉपिक जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. और आज बात करने वाले हैं हम किस पे? पावर एंड पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट. पावर एंड पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट हम बात करें. ठीक है. सो पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं. सो आर्टिकल्स तो गाइस देखो, सबसे पहली बात है कि प्रेसिडेंट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें दो आर्टिकल सबसे पहले पढ़ने चाहिए. आर्टिकल एक तो 74(1) एंड हम बात करें आर्टिकल 53. सो ये दो आर्टिकल हैं जो हमें सबसे पहले पढ़ने चाहिए. उसके बाद हम रेस्ट पढ़ेंगे. सबसे पहले ये दोनों चीज़ होती हैं. हम 11th में भी जानेंगे. 11th में एक साफ साफ एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि जब भी हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये दोनों आर्टिकल जरूर पढ़ेंगे. बट देखते हैं इस क्लास में आपके बुक में है या नहीं है, तो उस हिसाब से हम कवर करेंगे. सो आर्टिकल 74(1) 74 सब क्लॉज 1 states that there shall be COM with the PM at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. So आर्टिकल 74(1) सब क्लॉज ए कहता है कि क्या होगी? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड कौन होंगे? पीएम, जो कि क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को. मतलब एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को एक काउंसिल होगी जिसका नाम होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होंगे पीएम. तो उसके ऊपर जो भी फंक्शन प्रेसिडेंट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? एडवाइस ऑफ द सीओएम. तो हम बात करें यहाँ पे सीओएम, उसकी हेड कौन है? पीएम. ठीक है. तो हम बात करें, और फिर सीओएम किसको एडवाइस देती है? प्रेसिडेंट को, है ना. हम बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंट को. तो हम बात करें पीएम क्या हो गए? अल्टीमेट. हम बात करें क्या? अल्टीमेट. हम बात करें मेन हेड. ठीक है, क्यों? पीएम क्या है? सीएम के हेड हैं जो, और सीएम क्या है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है. तो एक तरह से पीएम क्या हो गए? एक तरह से हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर, या हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन. ठीक है. 74(1) सब क्लॉज 1 क्लियर. दूसरी बात कर लेते हैं. एज अ फॉर्मल हेड द प्रेसिडेंट हैज वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड इमरजेंसी पावर्स. तो एज अ फॉर्मल हेड प्रेसिडेंट के पास क्या है? बहुत सारी पावर्स हैं. फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड हम बात करें इमरजेंसी पावर. और जब हम आगे पढ़ेंगे 11th या 12th में हम बात करें तो उसमें क्या आएगा? उसमें हमें पता चलेगा कि मिलिट्री पावर्स भी होती हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. ठीक है. तो और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो हेड के प्रेसिडेंट के पास होती हैं. सो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम बाद में. द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा. सो पीएम जो होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उनके पास क्या होते हैं? लोकसभा की मेजोरिटी. सो क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव हम बात करें. सो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है. एंड पीएम कौन होते हैं? पीएम हम बात करें पीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होते हैं हम बात करें इलेक्टेड हेड, जिनके पास क्या होती है? मेजोरिटी होती है लोकसभा में. तो प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ सीएम. सो इन मोस्ट केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मोस्ट केसेस, प्रेसिडेंट को एडवाइस सुननी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. सो व्हाट आर द पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो कौन कौन सी ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास? कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ द सीओएम्स. तो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि उसको सारी चीज़ें बताई जाएं जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस हो रहा है. सो पीएम क्या होता है? या पीएम वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा प्रेसिडेंट को अगर वो उनको बोलेंगे ऐसा करने को तो. सो पीएम एक लिंक की तरह काम करता है सीओएम और प्रेसिडेंट के बीच में. ठीक है. सो पीएम क्या है? लिंकिंग पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में हम बात करें तो. नेक्स्ट, the president can send back the advice given by COM and ask the COM to reconsider the decision. तो पहली जो डिस्क्रिशनरी पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस को वापस भेज सकता है. मतलब अगर सीओएम ने मान लो कुछ एडवाइस किया प्रेसिडेंट को करने के लिए और प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें कोई फॉल्ट है, तो प्रेसिडेंट वापस से वो एडवाइस भेज देगा किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए. दोबारा से आप क्या करो? रिकंसिडर करो. ठीक है, उस डिसीजन को. तो इन दिस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन. मतलब अपनी खुद की मर्जी से वो ऐसा करते हैं.
तो प्रेसिडेंट ऐसा कब करते हैं, तो व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द एडवाइस है सर्टेन फ्लॉज, मतलब या तो उसमें कोई क्या है फ्लॉज हैं, या हम बात करें लीगल मिसिंग पार्ट है, लेकिन मतलब मिसिंग पार्ट, और दैट इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं। तो पहला रीजन कि उसमें क्या है कुछ फ्लॉज हैं, दूसरा रीजन क्या है कुछ लीगल मिसिंग पार्ट है, तीसरा रीजन कि ये कंट्री के लिए बेस्ट नहीं है। सो इन रीजन की वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से उस चीज़ को क्या करते हैं सेंड करते हैं, वही सेम एडवाइस दोबारा से रीसेंड करते हैं, मतलब सेंड बैक द सेम एडवाइस, देन प्रेसिडेंट वुड देन बाउंड बाय द एडवाइस। तो अगर वो एक एडवाइस दोबारा भेज देते हैं तो वो उस एडवाइस के लिए मतलब उस पर एक्ट करने के लिए बाउंड हो जाएंगे, मतलब उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज सेकंड पावर, हम बात करें सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर। द प्रेसिडेंट आल्सो हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है वीटो पावर, क्या है वीटो पावर, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि जो बिल है उसको विदहोल्ड मतलब अपने पास रख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मैं इसको एसेंट नहीं दूंगा, रिफ्यूज कर सकते हैं, रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल्स। लेकिन मनी बिल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो मनी बिल जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास फॉर द एसेंट, तो उनको उस पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मनी बिल के अलावा वो अपनी वीटो पावर हर जगह यूज कर सकते हैं। सो दिस वीटो पावर इज लिमिटेड। तो ये पावर क्या लिमिटेड है, द पार्लियामेंट पास द सेम बिल अगेन। सो अगर पार्लियामेंट मान लो एक बार बिल गया, कोई ऑर्डिनरी बिल मान लेते हैं, कोई ऑर्डिनरी बिल पास हुआ, ठीक है, एंड उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, प्रेसिडेंट ने क्या किया उसको दोबारा से भेज दिया, तो ये क्या होगी वीटो पावर का यूज़ हुआ प्रेसिडेंट के द्वारा कि उसने दोबारा भेज दिया कि मैं साइन नहीं कर रहा, और दोबारा से वही सेम बिल अगर पास हुआ तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। सो ही वुड बाउंड टू साइन द बिल। ठीक है। सो ये था हमारी क्या डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है। सो इनके पास क्या होती है वीटो पावर, अगर दोबारा से अगर वो उन्होंने बिल भेज दिया तो वो फिर उन्हें साइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, दूसरी पावर में यही चीज़, ठीक है, दूसरी पावर, पहली पावर क्या थी, पहली पावर एक ही थी कि अगर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को वापस भेजते हैं तो सीएम उसको रिकंसिडर करेगा, लेकिन अगर दोबारा से सेम एडवाइस आती है तो उनको करना पड़ेगा। एंड देन दूसरी पावर जो थी वो ये थी कि उनके पास क्या है वीटो पावर, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं उस बिल को दोबारा से भेज सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। मनी बिल मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो, बेसिकली इतना जान लो अभी। ठीक है। वो उसको सेंड नहीं कर सकते दोबारा से वापस। सो वीटो पावर, अगर वीटो पावर समझ में आ गया, वीटो पावर। ठीक है। अब बी पार्ट सेकंड पावर का, देर इज नो मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट। दिस इज समटाइम रेफर टू एज पॉकेट वीटो। सो गाइस देखो, पहली बात यह कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा है कि दोबारा से बिल पास हो गया तो उन्हें साइन करना पड़ेगा। तो लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट के पास मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कब तक प्रेसिडेंट अपने पास बिल रख सकते हैं पढ़ने के लिए और कब तक वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे। सो प्रेसिडेंट अगर एक्ट ही ना करें, कुछ अपने पास ही रखे रखें कि भाई ये मैं नहीं भेज रहा आगे रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा से, सो क्या हो जाएगा वो अपने आप नल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, कि हम भाई नहीं भेज रहे रिकन्सिडरेशन के लिए, ना हम इस पर साइन कर रहे ना तो हम भेज रहे। ठीक है। तो वापस भी पास भी नहीं हो सकता, तो वो सारी वो आती है इसमें पॉकेट वीटो में। ठीक है। सो पहली पावर कि सीओएम एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, बट अगर सेम एडवाइस वापस से आई तो उनको दोबारा से उस पर एक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ वीटो पावर, वीटो पावर समझ में आ गया आपको आ गया होगा वीटो पावर और पॉकेट वीटो। थर्ड discretionary power is third kind discretion arises more out of a political circumstances situation। ठीक है। तो situation when offer an election no leader, after an election no leader a clear majority in the Lok Sabha for this, after the attempt to forge alliances, two or three leaders are claiming that they have support of the majority in the house। सो ये क्या है एक तरह का पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि दो और तीन पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है लोकसभा में। तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को चूज करना पड़ता है कि कौन एक्चुअली में क्या है सपोर्ट है, किसके पास सपोर्ट है और कौन रन कर सकता है गवर्नमेंट। तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, कि वो पीएम चूज करेगा कि किसकी मेजोरिटी है। सो यहाँ पे क्या है पीएम के पास पावर है कि किसको पीएम बनाए, कि उनको लगता है कि हाँ इस इंसान की क्या है मेजोरिटी है लोकसभा में। दूसरा पॉइंट, देर इज ग्रेटर स्कोप फॉर प्रेसिडेंशियल assertiveness when government are not stable and coalition occupy power। तो प्रेसिडेंशियल assertiveness के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर कोalition गवर्नमेंट होती है, मतलब गठबंधन एक तरह से हम बात करें तो।
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा और पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये था इसमें। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। तो हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है। So in many countries of the world, president is both the head of the government and head of the state. So head of the state parliamentary system में कौन होता है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ये बात याद रखना कि इसमें पार्लियामेंट्री में। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक ही इंसान क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। एग्जाम्पल यूएसए। सो जो बिडेन क्या है, गवर्नमेंट के भी हेड है और हमारे स्टेट के भी हेड है। The president is directly elected by the people. The law making is done by the legislature, but president can veto any law. So president क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं by the people of that country। और क्या होता है कि वो लेजिस्लेटर ही लॉ बनाता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी लॉ को बोल सकता है कि ये नहीं आएगा। मतलब उनके पास ज़्यादा वीटो पावर है देन इंडियन प्रेसिडेंट हम बात करें। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इंडिया में कैसा होता है, नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होते हैं, और हम बात करें यूएसए में तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है दोनों में बात करें। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द, सॉरी क्या हो गया इसको, the president does not need the support of the majority of members in the legislature and neither is answerable to them। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उनको सपोर्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट चाहिए, किसका, लोकसभा का, हम बात करें लेजिस्लेचर का। ठीक है, और वो उनके, और इंडिया में क्या होता है, वो आंसरेबल होता है, पीएम को आंसर करना पड़ेगा लोकसभा के मेंबर्स के क्वेश्चन का। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जूरी, तो हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, हमें पता है कि वो क्या है, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर नहीं आता। बट आजकल क्या है, वो भी देखने को मिला है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसकी ऑटोनमी, मतलब उसकी जो हम बात करें जो हमने उनको फ्रीडम दे रखा था, वो थोड़ा सा कहीं छिन रहा है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। बट हमें उस डिटेल में नहीं जाना, हमें पढ़ना है कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए। So the principal role of the judiciary is to protect the rule of law and ensure supremacy of law। तो प्रिंसिपल रोल क्या होता है जुडिशरी का, कि प्रोटेक्ट करें वो लॉ को एंड इंश्योर सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी है या लॉ की नहीं है। तो ठीक है, सो इनका काम होता है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इट सेफ गार्ड्स राइट ऑफ द इंडिविजुअल, क्या कहते हैं, सेफ करते हैं इंडिविजुअल से राइट, सेटल्स डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल ग्रुप डिक्टेटरशिप। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट है, हम बात करें, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता, कि डिस्प्यूट्स ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते। हम बात करें इंडिविजुअल या ग्रुप की डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ये सब काम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ हम बात करें जुडिशरी के, इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस इज नेसेसरी दैट द जुडिशरी, अगर ये सारी चीज़ नहीं होंगी तो, मतलब अगर ये सारी चीज़ करने के लिए, बेसिकली अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ परफॉर्म करने के लिए जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। व्हाट इज मीन बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है क्या बेसिकली। ठीक है, द अदर ऑर्गन, मतलब है क्या, कि जो अदर ऑर्गन्स हैं वो क्या करें, मस्ट नॉट रेस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, जिसकी मदद से क्या हो, कि वो अनेबल हो जाए जस्टिस करने के लिए। अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो जुडिशरी है जो सही फैसला है वो नहीं कर पाएगी। सेकेंड, द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन, यस, कि इंटरफेयर ना करें वो। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, सो जजेस जो हैं वो अपना काम कर सकें विदाउट फियर एंड फेवर, मतलब किसी के फेवर में भी नहीं और किसी के डर से भी नहीं। ठीक है, तो उन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर, देखो फेवर कहाँ हो सकता है, अपॉइंटमेंट में, कि अगर एक इंसान बोल दे कि हाँ अगर मैं जज बन गया तो आपको फेवर करूँगा, तो अपॉइंटमेंट में उनको हेल्प मिल सकती है। बट अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे कि अपॉइंटमेंट में क्या फेवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड सीजीआई ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, सारे के सारे इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, कौन एज ए जज अपॉइंट होना चाहिए। एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई इज कंसर्न, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो एक क्या है, कन्वर्शन है, कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या होगा, हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो
हमारे क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, शरद अरविंद बोबडे, ऐसे बोबडे। इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई के बाद सीनियर मोस्ट जज कौन थे? ये, तो ये बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो क्या बन जाएगा इसके बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन है अभी सीनियर मोस्ट जज? एनवी रमन। तो अब सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के? एनवी रमन, ठीक है। सो सीनियर मोस्ट जज कौन है सीजीआई के बाद? एनवी रमन। The other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the CJI। तो जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब और भी थोड़े लोअर रैंक वाले और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या होता है? मेन रोल होता है अपॉइंट करवाने में, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद अ नोवल प्रोसीजर। It has suggested that the CGI should recommend names of senior most judges of the court. Thus, the Supreme Court has stabilized the principle of कोलेगियलिटी, ठीक है। तो हम बात करें सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक डिसीजन के साथ आती है, ठीक है। मतलब उनका एक नोवल प्रोसीजर है कि किस तरह से जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या करे, सीनियर मोस्ट जज को रिकमेंड करे, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सके, मतलब हम बात करें एक इंटीग्रिटी वाला अपना रूल अपना सके, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद अ नोवल प्रोसीजर, जिसकी क्या सजेस्ट किया उन्होंने चीफ जस्टिस को? चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड नेम्स ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इंसान है जो कि सीनियर मोस्ट जज को कोर्ट के रिकमेंड करता है कि इनको आप सीनियर मोस्ट जज बना दो। रिमूवल ऑफ जज, तो अपॉइंटमेंट हो गया, अब रिमूवल कि रिमूव कैसे हो सकते हैं जज। सो a judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity। सो एक जज सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का तभी रिमूव किया जा सकता है जब उनको मिसबिहेवियर, मतलब ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, मतलब जो वो नहीं कर सकता और वो वैसा डिसीजन वो दे दें या फिर कुछ मिसबिहेवियर कर दें तो उसकी वजह से उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो हट जाए। दूसरा, a motion containing the charges against the judges must be approved by special majority in both houses of parliament। सो दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेज में अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है कि जो भी चार्जेस लगते हैं सुप्रीम कोर्ट पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी में डिस्कस कर चुका हूँ शायद, अगर नहीं किया है तो आप बस ये वर्ड याद रखो स्पेशल मेजोरिटी, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 11th में पूरा टॉपिक है एक स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर, दैट of the present टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी, क्या होगी? स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। सो ये था इसके बारे में चैप्टर ख़त्म। एंड थैंक यू, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। So meet me in the next chapter which is very important, fundamental rights। So tata, bye bye, take care and be safe in this corona time।